शुभ प्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 का तृतीय अध्याय बस की यात्रा को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, बस की यात्रा एक व्यंग रचना है और इस पाठ के लेखक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार कहे जाने वाले हरिशंकर परसाई जी हैं। परसाई जी की ये व्यंग रचनाएं न सिर्फ गुदगुदाने के लिए अपितु सामाजिक कुरीतियों एवं व्यवस्थाओं पर चोट करने के लिए भी होते हैं। विद्यार्थियों, हम अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं करते हैं। ये यात्राएं बस, ट्रेन व अन्य माध्यमों से हो सकती हैं। इन यात्राओं के दौरान हमें अनेक सुखद एवं दुखद अनुभव भी प्राप्त होते हैं। इस पाठ में लेखक ने भी अपने मित्रों के साथ की गई एक बस की यात्रा के अनुभव को हमसे साझा करने का प्रयास किया है। वास्तव में इस अनुभव को साझा करने के पीछे लेखक का उद्देश्य कुछ और ही है। लेखक इस अनुभव के माध्यम से हमारे देश की परिवहन व्यवस्था पर व्यंग करना चाहता है। वह यह कहना चाहता है कि हमारे देश की परिवहन व्यवस्था, चाहे वह निजी हो या सरकारी, बड़े ही बदतर अवस्था में है, बड़ी ही अव्यवस्थित एवं अविश्वसनीय है। ठीक, कहना चाहता है कि हमारे देश की परिवहन व्यवस्था खामियों से भरी हुई है। इसके संचालक या इसके जिम्मेदार व्यक्ति इन खामियों को देखकर भी इसकी अनदेखी करते हैं। इसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि बस के यात्रियों को भुगतनी पड़ती है या इन परिवहन व्यवस्थाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों को भुगतनी पड़ती है। कभी कभी तो यात्रियों की जान पर भी बनाती है। इसके संचालक, इसके व्यवस्थापक सिर्फ और सिर्फ इससे धनोपार्जन में जुटे रहते हैं। इनकी कमियों को दूर कराने की बजाय इसकी अनदेखी करते रहते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भी जान को जोखिम में डालकर इससे यात्रा भी करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखिए, लेखक के मित्रों ने यह निश्चय किया। लेखक और लेखक के मित्र कहीं पर गए हुए हैं, कहीं पर नहीं, पन्ना पर हैं। पन्ना एक जगह का नाम है, वहाँ पर हैं और वहाँ से वो सतना के लिए बस पकड़ करके वहाँ से जबलपुर के लिए अपने जहाँ पर गंतव्य है, जहाँ उन्हें पहुँचना है, वहाँ के लिए वो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने, जैसे हम कभी यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम परिवहन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचने की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो लेखक और उसके मित्रों ने यह तय किया कि हम पन्ना से सतना के लिए बस पकड़ेंगे और वहाँ से 1 घंटे बाद वहाँ से हम सतना से जबलपुर के लिए हमें ट्रेन मिल जाएगी और हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि जैसे भी हम जब भी यात्रा करते हैं कहीं भी, हम एक व्यवस्थित एक समय सारणी बना लेते हैं कि हमें कितने समय से कितने बजे तक कैसे कैसे कहाँ से कौन सी बस मिलेगी या ट्रेन मिलेगी, और उसके बाद से हम किस तरह से समय पर अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। तो लेखक ने भी और मित्रों ने भी यह निश्चय किया कि यही बस पकड़नी हमारे लिए सही रहेगी, क्योंकि यह हमें आसानी से हमारे गंतव्य तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान कर सकती है। लेकिन वहाँ के जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने इस शाम वाली बस से यात्रा करने को मना किया। इसका कारण कुछ और भी था, कुछ और भी हो सकता है। अभी यह आगे पता चलेगा क्या कारण था। लोगों ने बस से यात्रा करने को मना क्यों किया? लेकिन बस से यात्रा करने को मना नहीं किया, शाम वाली बस से यात्रा करने को मना किया। शाम की जो बस है उससे यात्रा न किया जाए। इसका कारण कुछ और था। लेखक और उनके मित्रों के मन में आया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में डाकू वाकू पड़ते हैं और वो हमारे साथ लूटपाट करेंगे, हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ के लोगों ने कहा कि बस डाकुओं की आवश्यकता नहीं, ये तो खुद बस ही डाकिन है। आगे देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध, बहुत ही बूढ़ी बस थी, अर्थात बहुत ही पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए, उस पर बहुत ही खरोच, लड़ने भिड़ने आदि के टक्कर के उस पर निशान पड़े हुए थे। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक देखिए कितना
कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और एक तरह से चुटकीले अंदाज में अपनी बात को कह भी रहा है। वह कहता है कि शायद लोग इसलिए इससे यात्रा नहीं करने चाहते होंगे क्योंकि इस वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। इस इतनी पुरानी बस से यात्रा करने में इस बस को परेशानी उठानी पड़ेगी या परेशानी के कारण बस को परेशानी न हो, इसलिए लोग इससे यात्रा करना नहीं चाहते। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इतनी पुरानी बस है, इतने भाई हमारे घर में बुजुर्गों की पूजा की जाती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो यह बस भी क्या है, अपने आप में एक बुजुर्ग ही है, तो इससे यात्रा कैसे किया जा सकता है? वास्तव में ये तो पूजनीय है, इसकी पूजा करनी चाहिए और इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब देखिए भाई, जो भी जिस व्यवस्था का मालिक होगा वह अपनी व्यवस्था की खूबियों का बखान करेगा, उसकी बढ़ाई ही करेगा, उसकी कमियां कोई नहीं गिना सकता है। तो उसके हिस्सेदार साहब यानी कि बस के संचालक या बस की संचालन व्यवस्था के एक हिस्सेदार जो हैं वह भी उस बस में बैठे हुए हैं और वे अपनी बस की तारीफ़ कर रहे हैं। लेखक चुटकुले अंदाज में कहता है, भाई इतनी वयोवृद्ध बस है, यह इतनी बूढ़ी बस है, इतनी पुरानी बस है, क्या यह चलेगी? तो उन्होंने कहा, उसकी बड़ाई की और कहा कि क्यों नहीं चलेगी, अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, इतनी पुरानी और इतनी खटारा बस अपने आप चलती है। यह आगा पीछा करने लगे, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है भाई, बहुत बूढ़ी है, इसलिए अनुभवी से बहुत दिनों से इस रास्ते पर यात्रा कर रही है, लोगों को गंतव्य तक पहुंचा रही है, बहुत दिनों से इस रास्ते पर वह चल रही है और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। भाई इतनी बूढ़ी है, जैसे बुजुर्ग हमें सही रास्ते पर ही ले जाएंगे, हमें नई सही सीख ही देते हैं, उसी तरह सही राय देते हैं, सही सीख देते हैं, उसी तरह से यह बस भी हमारा खूब ख्याल रखेगी और हमें हमारे गंतव्य तक आसानी से पहुंचा देगी। ठीक है, तो उन्होंने, डॉक्टर मित्र ने इस बस से चलने की सहमति जताई। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। देखिए, लेखक अब यहाँ से अपने व्यंग्यात्मक शैली में लिखना शुरू कर रहा है। किस तरह से वह कहता है कि जो लोग छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे हमारी यह अंतिम यात्रा हो, और वो ये कहना चाहते हो कि भाई जीना और मरना तो यह विधि का विधान है, तो जो आया है उसे जाना भी होगा। शायद उनकी जुबान नहीं, लेकिन उनकी आंखें यही बयां कर रही थी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को जाने के लिए एक कारण चाहिए, और हमारे लिए कारण बन रही थी यह बस। शायद उनके विचार ऐसे ही कुछ कह रहे थे, उनके मन में ऐसे ही कुछ विचार आ रहे थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, अब जाने के लिए हम सभी तैयार थे। गाड़ी चलने वाली थी। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही क्या है, इंजन है। सारी बस इंजन की स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे। पुरानी बसों को आपने देखा होगा, खिड़कियों पर बहुत कम कांच बचे रहते हैं, ठीक है, ख़त्म होने की, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बहुत पुरानी रहती है, या फिर लगे भी हों तो वह कार्य नहीं करते, आगे पीछे नहीं जाते, ठीक है, खिड़कियां ठीक से बंद नहीं होती। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, जो कांच बचे हुए थे, जो शीशे बचे हुए थे उन खिड़कियों पर, उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से हिल रहे थे, इतनी ज़ोर से हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था टूट कर हमारे ऊपर ही गिर जाएंगे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। भाई सभी को अपनी जान और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो इसलिए लेखक खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। गाड़ी इस प्रकार हिल रही थी इंजन के स्टार्ट होने से, ऐसा लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन को लगा दिया गया है। इंजन के स्टार्ट होने से पूरी गाड़ी में आवाज़ होनी शुरू हो गई थी।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अर्थात इतनी पुरानी बस थी, ऐसा लग रहा था कि ये कम से कम 50 साल पुरानी, या जब जितनी भी पुरानी रही हो, जितनी भी पुरानी लेखक कहना चाहता हूँ, मतलब बहुत ही, ये बस बहुत ही पुरानी है। ठीक है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। देखिए, ये वास्तव में इस लाइन को कहने के पीछे लेखक का यह जिस प्रकार असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जब शुरू किया होगा, उसी से कुछ प्रेरणा लेकर के ये बस भी अब इसके बस के हिस्से भी एक दूसरे से क्या कर रहे थे, अब असहयोग कर रहे थे, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है, खिड़कियां थी तो उसके शीशे ऐसे लग रहे थे कि अब उसमें टिकेंगे नहीं, बाहर आ जाएंगे। इंजन ऐसा लग रहा था स्टार्ट होने पर कि इंजन ही अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। कुर्सी जिस पर बैठे रहे होंगे, जिस पर जो सीट रही होगी वह हिलने लगी होगी। तो इस तरह से उसके सभी बस की सारे हिस्से एक दूसरे से असहयोग करते हुए नज़र आ रहे थे। उसके हैंडल हिल रहे होंगे, सब कुछ। शायद लेखक यही कहना चाहता है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बाडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, जब निकल गई है। ऐसा लगता था कि सीट बाडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है, इस तरह से बस चल रही थी और उसके बस के एक हिस्से एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। अर्थात जहाँ सीट जिससे जुड़ी हुई थी वह हिलना शुरू हो गया। उसका बॉडी और उसके बस की बॉडी और सीट का सहयोग नहीं हो पा रहा था। अर्थात वो बस जिस पर वह बैठा था वो पूरी सीट ही हिल रही थी, शीशे हिल रहे थे। ऐसा लगता था कि इंजन निकल कर बाहर आ जाएगा। तो यानी कि उसके सारे नट बोल्ट सारे, और बस में विभिन्न कई आवाज़ें भी आ रही थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे ब्रेक लेने पर या फिर चलने पर ऐसा गाड़ी जोर का झटका भी ले दी रही होगी। इस वजह से लेखक की सीट आगे पीछे होती थी और ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह निकल कर बाहर आ जाए। ठीक है, एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब देखिए, हमारे देश में जुगाड़ बहुत ज़्यादा चलता है और अब ड्राइवर साहब भी बस की ऐसा पता चला इतनी वयोवृद्ध बस थी, बहुत ही पुरानी बस थी, बूढ़ी बस थी, तो इसमें कुछ ना कुछ खामियां तो आएंगी ही आएंगी, कमियां तो आएंगी ही। बस कुछ ही दूर चल पाई थी, 8-10 मील ही चल पाई थी। पता चला कि बस की टंकी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर उस टंकी के छेद को बंद करने और गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए नई तकनीक, जुगाड़ू तकनीक अपना लगाना शुरू कर दिया। उसने तेल को बाहर निकालना शुरू कर दिया, एक बाल्टी में निकाल लिया और नली के माध्यम से इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुख में दूध की शीशी दगाती है। यह देखिए, अब बस के हिस्सेदार साहब के चेहरे पर तनिक भी चिकन नहीं थी, तनिक भी कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि शायद वह इस प्रकार के बार बार की इस प्रकार के यात्रा, इतनी पुरानी बस वो चलवा रहे थे और बार बार ऐसी कमियां जो भी आ रही थी, इस तरह के कमियों को उन्होंने कई बार झेला होगा, इसलिए उनके चेहरे पर भी सिकन नहीं मालूम हो रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि टंकी में छेद हो गया। हाँ, आगे देखते हैं। बस की रफ्तार अब 15 से 20 मील हो गई थी। 15 से 20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती है, अर्थात सब कुछ जर्जर अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यह बस हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी। कहीं ऐसा ना हो इसके ब्रेक फेल हो जाए, इसकी स्टीयरिंग निकल जाए, कुछ भी, स्टीयरिंग फेल हो सकती है और इसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे।
जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन क्यों समझ रहा था? ऐसा लग रहा था बस की चलने, चूँकि बस का यात्री था लेखक, और लेखक जब बस में बैठा हुआ था और बस जब चल रही थी आगे, तो उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई बस जो है किसी पेड़ से टकरा जाए, क्योंकि कभी भी बस की स्टीयरिंग फेल हो सकती थी। जिस हिसाब से वो, जितनी पुरानी वो वृद्ध बस थी वह, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका कोई भी अंग कभी भी, कोई भी हिस्सा कभी भी, या उसका कोई भी पार्ट कभी भी खराब हो सकता था। तो इसलिए लेखक को सारे जो पेड़ किनारे थे वे उसके दुश्मन नज़र आ रहे थे, ठीक, उसके दुश्मन लग रहे थे कि कहीं बस कभी भी किसी से पेड़ से टक्कर खा सकती है। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोते लगा जाएगी, कि कहीं बस इसमें नीचे ना गिर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि इतनी बस तो सब कुछ, बस का सब कुछ ठीक है। देखिए इतनी पुरानी बस, उसके हिस्सेदार साहब इसको चलवा रहे हैं, बस का कोई भी हिस्सा उसका साथ नहीं दे रहा है, यात्रियों को असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी हिस्सेदार साहब अपने बस की बड़ाई किए जा रहे हैं। ठीक है, वह उसकी खामियों की अनदेखी कर रहे हैं और उसकी बड़ाई कर रहे हैं। कहते हैं कि यह बस के साथ इत्तेफाकन ऐसी घटना घट रही है, नहीं तो बस तो हमारी पूरी तरह से दुरुस्त है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानी। बस के हिस्सेदार साहब इतनी खामियों के बाद भी बस की बड़ाई ही कर रहे थे। ये कह रहे थे कि यह संयोग की बात है कि ये बस के साथ ऐसी दुर्घटना हो रही, ऐसा इत्तेफाक है कि बस के साथ ये घटना हो रही है कि बार बार वह खराब हो रही है, नहीं तो बस में कोई कमी नहीं है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब लेखक कि भाई इतनी वृद्धावस्था में है यह बस और उस पर हम यात्रा कर रहे हैं, बड़े ही दुख की बात है। वास्तव में यह सम्माननीय है, इसको सम्मान देने योग्य है। इस पर यात्रा करने नहीं बल्कि यह पूजनीय है, यह पूजा करने योग्य है। और कहीं ऐसा हो कि इस बस के साथ, इस वृद्धावस्था के साथ कुछ हो गया तो इसकी अंत्येष्टि, यानी कि इसको यहीं पर इस बियावान में, इस जंगल में इसको हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। बस की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी उसमें खामियां आती जा रही थी, उसकी कमियां उजागर होती जा रही थी और उसकी स्पीड के साथ उसकी रफ्तार भी कम होती जा रही थी। अर्थात जो ड्राइवर रहे होंगे वह काफ़ी संभल कर इसे चलाना शुरू कर रहे होंगे। लोग गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं, अभी लोगों इस बात का कोई भी इसकी कोई निश्चितता नहीं थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। ज्योति जाने लगा मतलब बस की लाइट भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब बस की जो हेडलाइट थी उसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अंधेरी रात में चंद्रमा की रोशनी में, अर्थात चांदनी में, वह धीरे धीरे बस पर रेंग रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। उसके सहारे, उसके अंदाज से वह रास्ते पर अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर बड़े ही अपने अनुभव से उस बस को चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही
नहीं रही। जब कोई गाड़ी आती तो ड्राइवर बस को एक साइड में लगा लेता, और गाड़ी को पास देकर फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता। वह बस अब इस अवस्था में नहीं थी कि वह अपनी स्पीड को या अपने रफ्तार को और तेज़ बढ़ा सके। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अभी देखिए बस के साथ घटना होनी अभी ख़त्म, बस के साथ अभी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बस का टायर अब पंचर हो गया, फिस करके बैठ गया, बस का टायर पंचर हो गया। अभी एक समस्या का निदान हुआ था, तब तक दूसरी समस्या आ गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस या कोई भी भारी वाहन तेज़ी से चल रहा हो और उसकी टायर फट जाएं तो वह एक्सीडेंट या तो वह पलट जाएगी या तो दाएं बाएं जाकर कहीं टकरा जाएगी। उसे कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि बस की स्पीड काफ़ी धीमी थी, उसकी गति काफ़ी कम थी। इस वजह से बस का पहिया पंचर होने के बाद वह फिस करके वहीं धीरे से रुक गई। अगर मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार साहब की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। ये बड़े ही श्रद्धा का विषय है कि बस के हिस्सेदार साहब को यह मालूम है कि बस के अंग जो हैं, बस के जो पार्ट हैं या उसके टायर जो हैं सही नहीं हैं। बस इस अवस्था में नहीं है कि वह सही सलामत अपने गंतव्य तक सही तरीके से पहुंच सके। फिर भी बस के हिस्सेदार साहब उस बस में खुद भी लोगों को यात्रा तो करा रहे हैं, लेकिन खुद भी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। उनकी जान भी इससे चलने में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन वह जान का जोखिम उठा रहे हैं। लेखक उनके प्रति श्रद्धा के भाव से देखता है, और इतना ही नहीं, वह अपनी इस खटारा हो चुकी बस की तारीफ भी कर रहे हैं, जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। तो लेखक को उनके प्रति श्रद्धा का भाव, लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ आया। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। उत्सर्ग की ऐसी भावना यानी बलिदान की ऐसी भावना, स्वयं के बलिदान कर देने की ऐसी भावना, स्वयं को इतना समर्पित कर देने की ऐसी भावना बड़ी ही दुर्लभ होती है। अर्थात ऐसे बड़े ही कम लोग दिखते हैं जो इस तरह की इतना समर्पण या इतना त्याग का भाव रखते हैं, और बलिदान करने के लिए, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने के लिए या अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए इतने प्राणों की बाजी लगाने वाले ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही दिखते हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जब यह इस खटारा बस के लिए इतना समर्पित हो सकता है, तो इसका समर्पण कहीं और भी काम आ सकता है, कहीं और दिखाया जा सकता है, तो शायद देश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। अर्थात कि लेखक यह कहना चाह रहा है कि अगर हम सभी की मृत्यु हो जाती तो इसमें सबसे पुण्यात्मा यह बस के हिस्सेदार साहब ही होते, और भगवान उन्हें सबसे पहले अपने पास अपनी बाहें पसारे उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मगर मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब कि हिस्सेदार साहब उससे एक लेखक व्यंग कर रहा है कि हिस्सेदार साहब ऐसी हमारे देश के जो परिवहन व्यवस्था के संचालक हैं, वो बस की खामी को देख रहे हैं, टायर खराब है फिर भी उसे चलवा रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जान का जोखिम भी उठा रहे हैं। तो ऐसे महान तो लेखक उन पर व्यंग कर रहा है कि भगवान भी उन्हें सबसे पहले अपने पास बुलाएंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे, उन्हें महान कह के उन्हें गले लगा लेंगे या उन्हें को अपने में समाहित करेंगे जो भी। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब देखिए फिर किसी तरह से दूसरा टायर लगा और दूसरा वो भी घिसा हुआ ही था। देखिए बस के जो ड्राइवर होते हैं कई टायर रखे रहते हैं, ठीक है, वो काम चलाओ स्थिति में किसी भी तरीके से आपने यात्रा किया होगा, देखा होगा कि बहुत से ऐसे बस संचालक होते हैं जो इस तरह से गाड़ियों का संचालन करते रहते हैं। और
जुगाड़ू तरीके से अपने परिवहन व्यवस्था को चलाते हैं। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि जब घिसा दूसरा टायर लगाया गया तो लेखक ने कहा कि अब हम सभी मित्रों ने पन्ना समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। समय पर तो छोड़िए, हमने कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। जिस बार बार इस बस के साथ दुर्घटनाएं हो रही थी, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम समय पर नहीं, हम कभी भी अपने घर पहुंच पाएंगे, अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अर्थात लगता था कि अब हमारे प्राण, ये बस हमारे प्राण लेकर ही छोड़ेगी। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। अर्थात जिस तरह से 1 घंटे का सफ़र वह कई घंटे में वह बस पूरा करा रही थी, अर्थात बार बार ख़राब हो जाना, समय का लगना, ठीक है, और साथ ही साथ जान का जोखिम बने रहना, तो इससे लग रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी इसी बस में गुजरेगी और शायद हमेशा के लिए हम यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर, इसी बस के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले भी जाएंगे। लगता था कि इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब हमने इस बस के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब हम अपने आप को, अपनी इस यात्रा को अंतिम यात्रा मान करके चुपचाप इत्मीनान से बैठकर आपस में हंसी मजाक करने लगे। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमारे देश की जो परिवहन व्यवस्था है वह कितनी बदतर अवस्था में होती है, किस तरह से इसके जो संचालक है इसे चलाते हैं, जुगाड़ पर इसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि वह अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं और अपने साथ साथ उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ी रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह उसे दुरुस्त कराने की बजाय बस इसका संचालन करवाते रहते हैं। तो इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। देखें, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार साहब की तरफ बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति के लिए श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ आया? तो वास्तव में श्रद्धा का भाव उमड़ने के पीछे श्रद्धा का भाव उमड़ने का कारण यही था कि हिस्सेदार साहब बस की तमाम खामियों को जानते थे कि क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, फिर भी वह जान का, और यहाँ तक कि टायर भी उसका घिसा हुआ था। अभी मैं इसका उत्तर बता नहीं रहा हूँ, इसका उत्तर मैं आपको बस क्या कारण हो सकता है बस उसको बहुत ही छोटे रूप में आपको उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस के हिस्सेदार साहब ये जानते थे कि बस में तमाम खामियां हैं, उसमें उसकी टंकी ख़राब है, उसके बस के सारे पार्ट हिलते हैं, इंजन सही नहीं चलता, बस की रोशनी रात में चलने लायक नहीं है, बस के बल्ब हेडलाइट्स इस लायक रोशनी नहीं देते हैं कि वह रात में सही तरीके से चल सके। फिर भी बस के हिस्सेदार साहब उसे चलवा रहे थे। यहाँ तक कि टायर भी ख़राब था, और जानते हैं कि टायर, चलती हुई गाड़ी, उतनी भारी गाड़ी, अगर चलते हुए कहीं टायर फट जाए तो भी इस बस के साथ काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन यह सब जानते हुए भी बस के हिस्सेदार साहब उसमें बैठकर खुद भी यात्रा कर रहे थे और बस की बड़ाई भी कर रहे थे। इसलिए लेखक को उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ आया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? वहाँ के लोग इस बात से भिज्ञ थे, पूरी तरह से जानकार थे। उन्होंने भी शायद इस बस की यात्रा की रही होगी कभी रात्रि के समय, या शाम वाले इस बस से कभी यात्रा की होगी, और उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि यह बस इस तरह से बार बार उसके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, या उसके साथ इस तरह की स्थितियां हैं कि बस कभी भी ख़राब हो सकती है। इसलिए उन्होंने जाने से मना किया, क्योंकि लोगों उससे यात्रा करना अपनी जान को जोखिम में डालना था। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इंजन स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी, उसकी सीट हिलने लगी, और साथ ही साथ खिड़कियों के सारे जो शीशे थे वो ऐसे लग रहे थे कि उखड़ करके लेखक और उनके मित्रों के ऊपर ही आ जाएंगे। तो
पूरी इंजन हिलने और पूरी इंजन गाड़ी से आवाज़ आने की वजह से लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वह इंजन के भीतर ही बैठ गया है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने को यह सुनकर हैरानी क्यों हो गई, क्योंकि वह बस बहुत ही बूढ़ी थी। बहुत ही बूढ़ी का मतलब बहुत ही पुरानी थी। उस पर बहुत ही दुर्घटनाओं के निशान बने हुए थे। बहुत ही पुरानी बस थी और देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लेखक को और उनके मित्रों को या किसी को भी गंतव्य तक पहुंचा सकती है। ठीक है, वास्तव में वह बस चलने योग्य नहीं दिख रही थी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक को का पेड़ को दुश्मन के समझने के पीछे का कारण यह था कि लेखक जो है यह बस इतनी जर्जर अवस्था और इतनी ख़राब अवस्था में चल रही थी। इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि इसके साथ कुछ भी दुर्घटना कभी भी हो सकती थी। वह बस कब ऐसा लगता था कि बस के साथ कुछ भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। कभी उसका टंकी छेद हो जाता था, टंकी उसके तेल की टंकी में छेद हो जाता, कभी उसका टायर फट जाता, कभी उसकी रोशनी कम हो जाती। तो लेखक को उसकी गाड़ी की हालत देखकर ऐसा लगता था कि कभी भी इसकी स्टीयरिंग भी, यानी कि उसके हैंडल भी कभी भी टूट सकता है, उखड़ सकता है या वह फेल हो सकता है। तो वह जाकर किसी पेड़ से भी टकरा सकती है। इसलिए लेखक को सारे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इस पाठ का उत्तर आप सभी लोग खोज करके लिखेंगे। तो आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, लेकिन ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, किन कारणों से हुआ था, इसको आप पुस्तक से पढ़ेंगे और इसको जानकर लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग लेखक ने किस रूप में किया है, लिखिए। देखिए, जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी अपनी वृद्धावस्था में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार यह बस भी जो है क्या कर रही है, अपनी वृद्धावस्था में लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, एक तरह से संघर्ष कर रही है। जबकि इसके कोई भी हिस्से, इसका कोई भी बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। ठीक है, तो लेख में व्यंग सविनय अवज्ञा आंदोलन तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन इस पाठ में लेखक ने व्यंग के रूप में इसके बस के हिस्सों को आपस में असहयोग करते हुए, अर्थात एक दूसरे से का साथ न देने के कारण या उसके सारे अंग, बस के सारे हिस्से एक दूसरे बस के सारे हिस्से अलग बस के सारे हिस्सों को हिलने के कारण लेखक ने ऐसी बातें कही थी। आगे देखते हैं। आप किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करके एक लेख में लिखिए। तो यह आपके लिए एक असाइनमेंट के रूप में है, आप इसे पूरा करेंगे। इस पार्ट में जो कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा, यह विद्यालय खुलने पर आपको फिर से बताया जाएगा। धन्यवाद।